जो हमारा आज का टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन है एक्चुअली 2 टाइप्स की होती है। जो फर्स्ट टाइप है इसकी, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या ऑर्गेनिज़्मिक रेस्पिरेशन। ये वो रेस्पिरेशन है जिसमें ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो रेस्पिरेटरी गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। ऑक्सीजन का इनटेक या इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेल करना, इसको कहा जाता है एक्सटर्नल या ऑर्गेनिज़्मिक रेस्पिरेशन। और इसी तरह जो दूसरी टाइप है रेस्पिरेशन की, वो है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब इस वर्ड से नज़र आ रहा है कि जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है वो सेल के लेवल पे होगी। अब सेल्यूलर रेस्पिरेशन में असल में होता क्या है? इसमें जो कार्बन चेन होती हैं मॉलिक्यूल्स की, उनको तोड़ा जाता है इस तरह कि हम उससे एटीपी बना सकें। मतलब कि हम इसको यूज़ करके अपने लिए एटीपी बना सकें और इससे एनर्जी हासिल कर सकें। अब सेलुलर रेस्पिरेशन जो है उसमें एटीपी प्रोडक्शन हो रही है और इसको ऑक्सीडेटिव प्रोसेस भी कहा जाता है या ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी कहा जाता है। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो ऑक्सीडाइज़ होते हैं। अब जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, वैसे तो उसके अंदर मतलब हम लोग कार्ब्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स तीनों को यूज़ करके एटीपी बना सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट कॉमनली रिएक्टेंट या जो चीज़ यूज़ होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, वो हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज़। जो ग्लूकोज़ है वो यूज़ होता है इन सेलुलर रेस्पिरेशन, तो हम उसको डिस्कस करते हैं इस वक़्त। अब जो ग्लूकोज़ है जब वो मेटाबोलाइज़ होगा, जब उसकी ब्रेकडाउन होगी, तो उसमें 2 टाइप्स आ जाएँगी। अगर तो जो ग्लूकोज़ है उसकी मेटाबॉलिज़्म हो रही है इन द प्रेज़ेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको हम कहते हैं ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। वी कॉल इट एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर वो हो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको हम कहते हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन। अब फर्स्ट स्टेप जो है सेलुलर रेस्पिरेशन का, वो होता है ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस वो वाहिद प्रोसेस है रेस्पिरेशन का जिसको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है। एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूँ, जिसको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है। इसलिए ये इसका भी पार्ट होता है और इसका भी पार्ट होता है। ग्लाइकोलाइसिस इज पार्ट ऑफ बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब ग्लाइकोलाइसिस के अंदर होता क्या है कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज का, वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूवेट के अंदर। और इसके अंदर हमारे पास 2 NAD जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं इनटू 2 NADH। अब ग्लूकोज का जो फार्मूला है वो है C6H12O6। वैसे तो ये कई दूसरी शुगर्स का भी फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि ग्लूकोज का फार्मूला भी यही होता है। और यहाँ पे जो है हमारे पास 2 पायरोवेट बनेंगे, उनका पायरोवेट का फार्मूला होता है C3H4O3। और इसके साथ साथ हमारे पास रिलीज क्या होती है, एनर्जी। अब जो ग्लाइकोलाइसिस है वो एरोबिक रेस्पिरेशन का भी पार्ट है और एनारोबिक रेस्पिरेशन का भी पार्ट है। तो जो इससे अगले स्टेप्स हैं, असल में डिस्कस हमने वो करने हैं, क्योंकि वो जो प्रोसेस हैं, अगर तो आगे ऑक्सीजन अवेलेबल होगी तो एरोबिक रेस्पिरेशन चल जाएगी, और अगर
ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी तो पायरुवेट जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू एनारोबिक प्रोडक्ट्स। तो अगर मैं एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करूं पहले, तो एरोबिक रेस्पिरेशन के टोटल आपको पता है 4 स्टेप्स होते हैं। अब एरोबिक रेस्पिरेशन हो तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहा है, ये तो हमें पता है। इसके 4 स्टेप्स हैं। जो फर्स्ट स्टेप है वो है ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। तो नेक्स्ट है वो हमारे पास है जो सेकंड स्टेप वो हमारे पास होता है, इसकी ऑक्सीडेशन जब होती है हमारे पास पायरुविक एसिड की, जो मतलब पायरुवेट बना था उसकी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन थर्ड स्टेप जो है हमारे पास, जब ये एंटर हो जाएगा इनटू क्रेब्स साइकिल। जो लास्ट स्टेप है वो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, जिसके अंदर जब वो फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स, तो उसकी वजह से हमारे पास एनर्जी पैदा होगी। इसी तरह अगर मैं बात करूं एनरोबिक रेस्पिरेशन की, तो उसमें हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होती। जो पायरुवेट होता है वो दो प्रोडक्ट्स के अंदर टूट जाता है। या तो उसमें होगी, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, या तो हमारे पास होगी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और या होगी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अगर हम बात करें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की, तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है वो होती है जिस तरह कुछ हमारे पास सेल्स होते हैं, जिस तरह यीस्ट है। मैं यीस्ट की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि यूकैरियोट की एग्जांपल दे के आसानी से समझाया जा सकता है। यीस्ट के अंदर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है। उसके अंदर एक्चुअली होता क्या, जो पायरुवेट है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो C3H4O3 था वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इथाइल अल्कोहल, जिसको हम कहते हैं C2H5OH, और साथ CO2 रिलीज होगी। इक्वेशन बैलेंस तो नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए प्रोडक्ट दिखाए गए यहाँ पे। प्लस CO2। और इसी तरह अगर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात करें, तो हम लोग देखते हैं जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फिजिकल एक्सरसाइज की जाए, बहुत एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटीज़ की जाएँ, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन अवेलेबल मसल सेल्स को नहीं होती। तो वो बजाय इसके कि एरोबिक रेस्पिरेशन करें, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन की तरफ चले जाते हैं और प्रोड्यूस करते हैं लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड जो है वो कहाँ पे उसकी फर्मेंटेशन हो रही है, कुछ मसल सेल्स के अंदर, या वो सेल्स जिनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती जब हम लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तो इस केस में जो C3H4O3 होता है पायरुविक एसिड, वो ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू लैक्टिक एसिड, जो है H6O3। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक मिनट इसको लिखते हैं, C3H6O3। इसका मतलब क्या हुआ कि एनारोबिक रेस्पिरेशन दो टाइप्स की है, एक अल्कोहलिक और एक लैक्टिक एसिड। अब हम इनमें कुछ डिफरेंसेस वगैरह देख लेते हैं। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, हमने पहले बात की कि इसको ऑक्सीजन चाहिए होती है अक्कर होने के लिए। इसी तरह अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती। सेकंड चीज़ जो हम डिस्कस कर रहे थे एरोबिक और एनारोबिक की, तो इसमें हमारे पास ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों मौजूद हैं। इसमें सिर्फ हमारे पास ग्लूकोज इन्वॉल्व होता है। अगर इसकी बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो इसमें जो हमारे पास ग्लूकोज है वो तकरीबन 100% यूज़ होता है टू रिलीज एनर्जी। 100% उसकी एनर्जी रिलीज हो जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं एनारोबिक रेस्पिरेशन में, यहाँ पे लिख देता हूँ 100%, ऑलमोस्ट 100%, 95 के 200 के दरमियान में होता है वैसे तो, मैं 100 लिख दिया ताकि आसानी रहे। और एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में सिर्फ 2% ऑफ एनर्जी, या 2 to 5% लिख देता हूँ यहाँ पे, कि इतने परसेंट एनर्जी रिलीज होती है ग्लूकोज की, बाकी उसमें से एनर्जी रिलीज नहीं होती। अब ये बात तो कॉमन है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है ये अक्कर कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। हमें पता है कि जब पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन होगी तो वो एंटर होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्रेब्स साइकिल वगैरह होगी, और एनर्जी एटीपी हम लोग बना सकेंगे थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन।
लेकिन जो एनरोबिक रेस्पिरेशन है ये कहाँ पे होगी? इट विल अकर इन साइटोप्लाज्म या साइटोसोल। और जो लास्ट बात है कि इसमें जो एटीपी प्रोड्यूस होंगे, मैं टोटल एटीपीज की बात कर रहा हूँ, वो 40 एटीपीज प्रोड्यूस होंगे। और इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ 4 एटीपीज प्रोड्यूस होंगे, टोटल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। मैं नेट की बात करूँ तो इस केस में 38 एटीपीज प्रोड्यूस होंगे नेट, और एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में 2 एटीपीज प्रोड्यूस होंगे नेट। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि टोटल और नेट का डिफरेंस कहाँ से है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। इट वॉज ऑल अबाउट एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन।